गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एसएसटी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इस समय हम लोग आपका राजनीति विज्ञान में चैप्टर 4 जाति धर्म और लैंगिक मसले पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं जाति और राजनीति, किस तरीके से जाति को राजनीति में शामिल किया गया है और यह कितना सही और गलत है। हमने राजनीति में सामाजिक विभाजन की दो अभिव्यक्तियों के बारे में जाना है। आमतौर में हम लोगों ने देखा है या देखा जाए तो पाया है कि उनमें से एक सकारात्मक या लाभकारी है तो दूसरा नकारात्मक और हानिकारक। अतः अब मुख्य विभाजन अर्थात जाति एवं राजनीति के सकारात्मक एवं नकारात्मक पहलुओं की चर्चा करनी है। तो जातिगत असमानताएं क्या हैं? पूरे विश्व में लिंग और धर्म पर आधारित विभाजन पाया जाता है, पर किंतु भारत में जाति पर आधारित विभाजन पाया जाता है। कुछ असमानताएं सभी समाजों में पाई जाती हैं तथा एक न एक प्रकार का श्रम विभाजन भी हमारे समाज में मिलता है। अधिकतर समानताओं में जो पेशा या व्यवसाय परिवार की एक पीढ़ी के लोग करते हैं और दूसरी पीढ़ी में भी स्थानांतरित हो जाती है, लेकिन जातिवाद इसका एक अस्थायी और अतिवाद रूप है। अन्य समाजों में पाई जाने वाली असमानताओं से यह एक विशेष अर्थ से अलग है। इसमें पेशे के वंशानुगत विभाजन को रीति रिवाज की मान्यता प्राप्त है। एक ही जाति समूह के लोग एक अथवा मिलते जुलते पेशे से संबंधित होते हैं। इन जाति कार्य पेशों के आधार पर उन्हें एक अलग समुदाय के रूप में देखा जाता है कि जो जिस प्रकार का काम करता है उसे उस जाति का धर्म का मान लिया जाता है। उनमें आपस में ही बेटी और रोटी अर्थात शादी और खान पान का संबंध रहता है। वे लोग ना तो जाति समूह में अपने बच्चों का विवाह कर सकते हैं और ना ही महत्वपूर्ण सामुदायिक और पारिवारिक अवसरों में पंक्ति में बैठकर अन्य जाति के साथ भोजन कर सकते हैं। वर्ण व्यवस्था अन्य जाति समूहों में से भेदभाव और अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित है। इनमें अंत्योदय वर्ग के अस्पृश्यता का निम्न स्तर पर व्यवहार किया जाता है। इसी कारण से महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पेरियार, स्वामी ज्योतिबा भुई फूले जैसे समाज सुधारक और नेताओं ने जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज की व्यवस्था बनाने की बात की और इसके लिए बहुत सारे काम को भी किया। विभिन्न प्रकार के राजनेताओं और समाज सुधारकों के प्रयास और आर्थिक बदलाव के चलते आधुनिक भारत में जाति का जो संरचना है और जाति की जो व्यवस्था है उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव भी आ गया है। आर्थिक विकास, शहरीकरण, साक्षरता और शिक्षा के विकास तथा पेशा चुनने की स्वतंत्रता, गांव में जमींदारी की व्यवस्था समाप्त होने, जाति व्यवस्था के पुराने स्वरूप, वर्ण व्यवस्था आदि सब चीज़ें में धीरे धीरे अब बदलाव आ रहा है। वर्तमान में शहरों में इस बात का कोई ध्यान नहीं दिया जाता है कि बस ट्रेन में आपके साथ कौन बैठा है या किसी होटल या रेस्तरां में खाना खाते हुए जाति व्यवस्था का ध्यान दिया जाता है या नहीं दिया जाता तथा बैठकर खाना खा रहा व्यक्ति किस जाति का है। हमारे संविधान में भी किसी प्रकार की जाति व्यवस्था को निषेध माना गया है। संविधान में जाति व्यवस्था से पैदा हुए अन्याय को खत्म करने वाली नीतियों को भी आधार बनाया गया है। फिर भी समकालीन भारत में जाति प्रथा अभी भी पूर्णतः समाप्त नहीं हुई। जाति व्यवस्था के कुछ पुराने पहलू अभी भी विद्यमान हैं। अभी भी ज़्यादातर लोग अपने कबीले, अपनी जाति में ही विवाह करते हैं। स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान होने पर भी छुआछूत की प्रथा अभी भी पूर्णतः खत्म नहीं हुई है। अभी भी वर्तमान समय में मौजूदा हालत में अभी भी कई जगहों पे जाति व्यवस्था या छुआछूत की व्यवस्था अभी भी है। जाति व्यवस्था के अंतर्गत कुछ समूह सदैव लाभ की स्थिति में रहे तथा कुछ समूहों का सदैव दबाव बना रहा। इसका प्रभाव सदियों बाद वर्तमान में भी दिखाई दे रहा है। जिन जातियों में पूर्व काल में अध्ययन या अध्यापन का प्रचलन था, आधुनिक शिक्षा में भी उनकी पकड़ आज बनी हुई है। उन्हीं का वर्चस्व है। पहले से जो जातियां
शिक्षा की कमी से स्वाभाविक रूप से प्रभावित रही हैं, पिछड़ी रही हैं। उनकी जातियां आज भी पिछड़ी हैं। इसी कारण नगरीय जीवन में मध्यम वर्ग के जो जाति लोग हैं का अनुपात असामान्य रूप से बहुत ज़्यादा है। जाति एवं व्यवस्था की दृष्टि से आर्थिक रूप से जाति जो है वह स्वाभाविक रूप है। नीचे दिया हुआ है भारत की सामाजिक धार्मिक की विविधताएं जो है उसके बारे में जानेंगे। जनगणना में प्रत्येक 10 वर्ष में सभी नागरिकों को के धर्म के भी बारे में बातें पूछी जाती हैं और दर्ज किया जाता है। जनगणना के विभाग के जो कर्मचारी होते हैं घर पर जाकर लोगों से उनके बारे में सूचना एकत्र करते हैं। लोग अपने धर्म जाति इत्यादि के बारे में जो कुछ बताते हैं ठीक वैसा ही उसमें दर्ज कर लिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि वह नास्तिक या किसी भी धर्म को नहीं मानता तो फॉर्म में वैसा ही दर्ज किया जाता है। इसी आधार पर एकत्रित सूचनाओं के कारण देश में विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोगों की संख्या, उनके अनुपात और उनके द्वारा किए गए बदलाव अन्य सारी सूचनाएं हमें मिलती हैं। नीचे दिए गए पाई चार्ट में एक देश के 6 प्रमुख धार्मिक समुदायों की जनसंख्या का अनुपात से पता चलता है। आज़ादी के पश्चात प्रत्येक समाज या प्रत्येक धार्मिक समुदाय की जनसंख्या तो बहुत बढ़ी, लेकिन कुल आबादी में उनका अनुपात ज़्यादा नहीं बढ़ा। प्रतिशत के हिसाब से देखें तो 1961 के पश्चात हिंदू, ईसाई और जैन समुदाय की हिस्सा मामूली रूप से घटा है, जबकि सिख, मुसलमान और बौद्धों का हिस्सा मामूली रूप से बढ़ा है। एक सामान्य लेकिन भ्रांत जो धारणा है कि हमारे देश की जो जनसंख्या में मुसलमानों का प्रतिशत इतना बढ़ जाएगा कि दूसरे धर्मों के समुदाय के लोग पीछे हो जाएंगे। प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त उच्च स्तरीय समिति, जिसे सच्चर कम समिति के नाम से भी जाना जाता है, से साफ होता है कि मुसलमान समुदाय की जनसंख्या का अनुपात थोड़ा जरूर बढ़ेगा, लेकिन आपके 50 सालों में भी यह वृद्धि 3 से 4% तक ही रहेगी। इससे यह बात सिद्ध होता है कि एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में विभिन्न धार्मिक समुदाय के अनुपात का कोई भी बहुत बड़ा बदलाव या हेर फेर नहीं होने वाला। यही बात प्रमुख जाति समूहों पर भी लागू होती है। जनगणना में सिर्फ 2 विशिष्ट समूह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की गिनती अलग से लिखी जाती है। इन दोनों बड़े समूहों में ऐसी सैकड़ों जातियां और आदिवासी समूह शामिल हैं, इनके नाम सरकारी सूची में लिखे हैं। इसी कारण इनके नाम के साथ अनुसूचित शब्द लगाया जाता है। अनुसूचित जातियां हम सामान्य तौर पर दलित कहते हैं। सामान्यतः हिंदू जातियों में आते हैं, जिन्हें हिंदू सामाजिक व्यवस्था में अछूत माना जाता है। इन जातियों के साथ भेदभाव किया जाता है और इन्हें तिरस्कार की नज़र से देखा जाता है। अनुसूचित जनजातियां, जिन्हें सामान्य तौर पर लोग आदिवासी कहते हैं, ये समुदाय भी उसी के अंतर्गत शामिल होता है, जो अक्सर पहाड़ी जंगली क्षेत्रों में रहते हैं। इनका बाकी समुदाय के लोगों से ज़्यादा मेल जोल नहीं रहता है। जनगणना 2011 में देश की जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का हिस्सा 16.6% और अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा जो है वो 8.6% था। इसके अतिरिक्त जनगणना में अभी तक अन्य पिछड़ी जातियों की गिनती नहीं की जाती है। हमारे देश में इनकी कुल कितनी आबादी है, इस बात को लेकर कोई स्पष्ट अनुमान नहीं है, लेकिन समय समय पर इसकी मांग नेताओं द्वारा, जनता द्वारा और अन्य लोगों के द्वारा उठती रही है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण NSSO जिसे बोलते हैं, ने 2004-05 में एक अनुमान लगाया था कि इसकी आबादी लगभग पूरी आबादी का 41% है। इस तरीके से देश की जनसंख्या में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ी जातियों का भाग लगभग 2/3 तथा हिंदू की जनसंख्या का लगभग 3/3 है। ये चार्ट में दिया हुआ है आपका। अब अगला जो टॉपिक है वो है राजनीति में जाति। सांप्रदायिकता की तरह जातिवाद भी इस मान्यता पर आधारित है कि जाति ही सामाजिक समुदाय का गठन का एकमात्र आधार है। इस पद्धति के अनुसार एक ही जाति के लोग एक जैसे हित के बारे में या एक ही हित के बारे में सोचने वाले समुदाय का निर्माण करते हैं और इसी समुदाय का दूसरी जाति के लोगों के हितों का से कोई मतलब नहीं होता। हमारे अनुभव कहते हैं कि जाति हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा और आवश्यक पहलू है, लेकिन
यही एक मात्र या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। राजनीति में जाति विभिन्न रूपों में दिखाई देती है। जैसे राजनीतिक जो पार्टियां हैं, उम्मीदवार का चयन जब चुनाव में करती हैं, चाहे वो प्रधानी हो, जिला पंचायत का हो, विधायकी का हो, सांसदी का हो, तो मतदान उस क्षेत्र में रहने वाले ज़्यादातर मतदाताओं की जाति को ध्यान में रखकर उम्मीदवार का नाम तय करते हैं, ताकि चुनाव में जीतने के लिए जो आवश्यक वोट हो वो उसे मिल जाए। और जब सरकार का गठन होता है तो इस विषय का पर भी ध्यान दिया जाता है कि जिस जाति का प्रतिनिधित्व ज़्यादा है उस जाति के प्रतिनिधित्व का मंत्री भी ज़्यादा रहे। कुछ राजनीतिक दल या उम्मीदवार धार्मिक मुद्दों को उठाकर लोगों का समर्थन और सहानुभूति पाने का भी प्रयास करते हैं। कुछ राजनीतिक दलों को भी कुछ विशेष जातियों के हितैषी और प्रतिनिधि के रूप में भी रखा दे जाता है या दिखाने की कोशिश करती हैं। ठीक, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, एक व्यक्ति की वोट देने की व्यवस्था हमारे देश में की गई है तथा समर्थन प्राप्त करने के लिए सक्रिय रूप से विवश करने के लिए भी कोशिश करते हैं। इससे उन जातियों के जनमानस में नवीन चेतना उत्पन्न हुई जो अब तक निम्न वर्ग के अंतर्गत समझी जाती थी। राजनीति में जाति पर जोर दिए जाने के कारण अधिकतर यह संभावना बन सकती है कि चुनाव तो सिर्फ जातियों का खेल है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, लेकिन तथ्य के आधार पर यह सत्य नहीं है। जरा इन तथ्यों पर भी नजर डालें। किसी भी संसदीय चुनाव में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं होता है, इसलिए प्रत्येक दल और प्रत्याशी को चुनाव जीतने के लिए सभी जाति और समुदाय का विश्वास जुटाना आवश्यक होता है। यदि किसी चुनाव क्षेत्र में एक ही जाति के लोगों का वर्चस्व माना जा रहा है तो कई पार्टियां उसी जाति के उम्मीदवार खड़ा करने का से कोई रोक नहीं सकता। ऐसे में कुछ मतदाताओं के सामने जाति के एक से ज़्यादा उम्मीदवार हों तो किस उम्मीदवार को अपना वोट दें, ये उनके लिए एक असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक, कोई भी राजनीतिक दल एक जाति या संप्रदाय के सभी लोगों का मत प्राप्त नहीं कर सकता। यहाँ लोकतंत्र की स्वतंत्रता की यही सबसे सुंदरता है। कुछ लोग किसी जाति विशेष को एक दल का वोट बैंक कहकर देते हैं। इसका कथन यह है कि उस जाति के लोग उस दल के विशिष्ट पसंद है। यानी जैसे काशीराम की बात है तो दलितों के बहुत पसंदीदा थे। अगला, सत्तारूढ़ दल और मौजूदा सांसद या विधायक अक्सर हमारे देश में चुनाव हारते हैं। यदि जातियां और संप्रदाय की राजनीतिक एक ही होती तो ऐसा संभव नहीं होता। अतः हम कह सकते हैं कि चुनाव में जाति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, किंतु यह अन्य कारकों में भी इतनी महत्व प्रभावशाली है। भारतीय जो मतदाता है अपनी जाति से जितना लगाव रखते हैं, प्रायः उससे ज़्यादा लगाव राजनीतिक दलों से रखते हैं। एक ही जाति अथवा समुदाय के अंदर दो भी वर्ग भी पैदा हो जाते हैं, एक गरीब और एक अमीर। एक समुदाय अथवा जाति से जुड़ने के बाद भी दोनों के हित अलग अलग होते हैं, अलग अलग विचारधाराएं होती हैं। अपने हितों को ध्यान में रखकर ही ये लोग प्रायः अलग अलग पार्टियों को वोट देते हैं। प्रशासन की कार्य पद्धति और नेताओं का व्यवहार तथा उनकी लोकप्रियता, चुनाव क्षेत्र, ये सारी चीज़ें इसी पर निर्भर होती है। आगे जो है वो है जाति के अंदर राजनीति, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे।